वरदान के संजीदे लहजे ने इसको हमें गुस्से से बेहाल कर दिया था। तुम इसके पीछे मेरे साथ दुश्मनी ले रहे हो। शहाब ने गुस्से से अपने इसे देखा और कहा, नहीं, मैं इंसानियत के पीछे ये सब कर रहा हूँ। इसने सामने देखते हुए कहा, जब ये सब आया था तो यूनिवर्सिटी के चॉकलेटी बॉय के नाम से जाता था। लंबा कद, चौड़े शाने, घने स्याह बाल, गहरी ब्राउन आईज, हल्की सी शेव और तीखे नक्श नकूश देखने वालों को बहुत मगरूर लगता था। तो फिर ऐसा बहुत कम किसी ने फ्रैंक होता था। लड़कियों से लिए दिए गुफ्तगू करता था। जो लड़की फ्री होने की कोशिश करती, इसकी जल्दबंदी करता कि वो खुद शर्मिंदा हो जाती। निशार और शहाब भी अच्छी शख्सियत के मालिक थे। इन तीनों की दोस्ती इसीलिए थी कि तीनों लड़कियों की इज्जत करते थे। इसीलिए पहली मर्तबा और शहाब की इस गुफ्तगू से बहुत हैरान और उस में मुब्तला हुआ। वधान चूंकि सब बर्दाश्त कर सकता था तो इसको कह दिया। इसकी अच्छी आदत ये थी कि वो दिल में बात नहीं रखता था, इसीलिए लोग इससे ज़ात तात होकर ही मिलते थे। ठीक है, फिर याद रखना कि तुमने एक लड़की के लिए हमारी दोस्ती को ख़त्म किया है और अपनी आबाओ-अजदाद की वैल्यूज़ को चैलेंज नहीं कर सकता। शहाब इससे ज़्यादा सच्चाई बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं था। मैं ये याद रखूंगा कि इसने इंसानियत की खातिर एक ऐसा शख्सियत को छोड़ा था जिसके लिए अल्लाह और इसके रसूल के अहकामाना से ज्यादा इंसानों के बनाए हुए असूल अहमियत के हामिल हैं। वधान के मजबूत लहजे और खुद पर पड़ने वाले तंजिया नजरों को इससे ने गुस्से से देखा। इतनी बातें मैंने कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। इसे दांत पीसते कुर्सी से उठते हुए कहा, मैंने भी अब इसीलिए सुनाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा बाप नहीं। वधान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस बकवास से दुश्मनी के दरवाजे खोल रहे हो। शहाब ने अपनी लाल उजली आंखों से देखते हुए, वाकई जागीरदार ही निकले। मैं इस दुश्मनी को भी ओन करता हूँ। वो एक एक लफ्ज चबाते हुए इसकी जानब देखते हुए और गुस्से से वधान को घूरता हुआ अपना बैग और किताबें उठाता निकल गया। वधान शाल से फकत इतना कहा जानता था कि वो गलत नहीं है कह रहा है। अब इससे डर लग रहा था कि वो दोनों में सैंडविच बन जाएगी। अब मैं तुम्हें वजाहतें दूं? और वधान ने तकिए से इसकी जानब देखते हुए कहा, नहीं यार, मैं तो खुद इसकी सोचों को जानकर आज हैरान हूँ कि मगर कहीं ये तुम्हारा इस लड़की के साथ स्कैंडल न बना दे। चाल ने अपने खदशे का इजहार किया कि मुझे तो अब सब इसके ऐसी ऐसी घटीपन की तवक्का थी। वधान की बात वो अब बस देखा रह गया है कि क्या बात है सफीर, कुछ दिनों में नोट कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। डॉक्टर को दिखाया था तुमने, बहुत लापरवाह हो तुम अपनी तरफ से। खलील और सफीर इस वक्त ऑफिस में इकट्ठे बैठे लंच कर रहे थे कि खलील को महसूस हुआ कि जैसे सफीर कुछ बेचैन है। दोनों तालीम के जमाने से अच्छे दोस्त थे। सफीर गाँव से शहर पढ़ने आया था। जब कि मैं यही मिल गई तो शादी करके भी लाहौर ही शहर में का होकर रह गया। माँ और भाई की कफालत करता था। माँ जागीरदारों के घर काम करती थी और भाई भी पढ़ रहा था। शादी को 15 साल गुजर चुके थे। शहर में खलील की फैमिली बहुत अच्छे मरासम थी। हर सुख दुख में वो भाइयों की तरफ काम आता था। सफीर की एक बेटी भी थी जबकि खलील के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बड़ा सफीर की बेटी से साल बड़ा था, इसके बाद बेटी और फिर आखिर में एक और बेटा था। कुछ अरसे से सफीर मुख्तलिफ रह रहा था। खलील ने अपने इसे इशारा देते हुए कहा, चेकअप करवा लो। हाँ, मैं चेकअप करवाता हूँ, इसीलिए बहुत परेशान हूँ। इस पर मर्दा लहजे में कहा, क्या मतलब हुआ? खलील परेशानी से पूछा, मुझे कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। तो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक होता हूँ या नहीं होता मालूम। दोनों आमने सामने कुर्सियों पर मौजूद थे। इसकी बात सुनकर तो खलील सदमे से दो चार हुआ। अपने भाइयों जैसे दोस्त को खो देने का एहसास ही बहुत जानलेवा था। तुम क्यों परेशान होते हो? अल्लाह बेहतर करेगा। मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ और हम एक अच्छे डॉक्टर। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट्स देना। मैं खुद कंसल्टेंट से आज अपने 2 दोस्तों से करता हूँ जो डॉक्टर्स हैं। इसके कंधे पर हाथ रखते खलील ने इसे दिलासा देना चाहा, ये अब
बस छोटी तसल्लियां हैं, झूठी तसल्लियां हैं। मुझे छोड़ दो। तुम बताओ तुम्हारे वीजे का क्या बना? खलील ने कनाडा जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो वहाँ की अपनी कंपनी में जॉब करना चाहता था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इन्होंने फैमिली को भी बुलाने की इजाजत नहीं। अपने मसले बताए। कोई इशू नहीं बेटा, 1 मिनट। तुम उन्होंने मुड़कर किसी को आवाज दी। थोड़ी देर बाद देखा एक लड़का आया। जाओ जरा विधान से कहो सर अजीम के ऑफिस में आए। इसे कहते हैं साथ ही ये यमुना की जानब मुड़े और आओ बेटा मेरे ऑफिस ही आ जाओ। इस मुड़कर कहते हैं और अपने ऑफिस की जानब बढ़े। विधान दरवाजे में खड़ा अंदर आने की इजाजत ले रहा था। यस बेटा प्लीज। उन्होंने अंदर आने की इजाजत देते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया कि बेटा यमुना भी साथ बैठी हुई थी। दूसरे पर वो बैठ गया। बेटा उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किया और पिछले 1 हफ्ते का काम कवर करना है। तुम्हारे नोट्स चूंकि क्लास में बेस्ट होते हैं कि इसीलिए इस बच्ची में लिहाजा मैं कुछ मदद करूं। उन्होंने रसान से कहते हुए यमुना की जानब इशारा करते हुए कहा, ठीक है सर, मैं इन्हें फोटोकॉपी कर देता हूँ। सर अजीम को वो कॉलेज के ज़माने से जानता था। तब कुछ अरसा इसने इनसे ट्यूशन ली थी। इसके बाद अब तक वो इनकी गुड बुक में शामिल होता था। वो जानब की जहानत से बहुत इम्प्रेस थे। जाओ बेटा। उन्होंने यमुना के साथ जाने का इशारा किया। थोड़ी देर इसके साथ चलने के बाद विधान को उलझन हुई और किसी लड़की को इतनी देर अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्लास सर्विस ही की है ना, आप जाकर वहां बैठे और आपको नोट्स फोटोकॉपी करवा कर ला दूंगा। वेदान ने यकदम रुकते हुए इसे अपने सर से उठाने की चाहा मगर सर ने कहा था कि आपके साथ जाऊं। इसने कुछ हैरान होते हुए इसे कहा, सर कहेंगे कि इसके साथ कुएं में छलांग लगा देंगी। आपको नोट से मतलब है ना जैसे भी मिले। वो एकदम इस पर बरसने लगा। ऐसे ही डिपेंडेंट लड़कियां मुझे बहुत बुरी लगती हैं। गुस्से से वो मुड़कर और लंबे लंबे दग भरता फोटोकॉपी शॉप की जानब चल पड़ा। यमुना इसके गुस्से पर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गई। फिर इस गुस्से से खुद भी क्लास की जानब चल पड़ी। हम समझता क्या है खुद को, आपको टीचर्स ने सर पर चढ़ाया हुआ है ज़हीन। हम बात तक करने की तमीज नहीं है। मैं क्या मरी जा रही थी इसके साथ चलने के लिए? आइंदा तो इस खुदसर इंसान को मुंह भी नहीं लगाऊंगी। वो गुस्से में बीचों ताप का खा रही थी। थोड़ी देर बाद समन इसके पास आई। ये नोट्स विधान ने दिए थे तुम्हारे लिए। कुछ दिनों में समन वो वाहद लड़की थी जो जिसने इसके साथ दोस्ती की थी और इसकी ज्यादातर वजह समन की अपनी फ्रेंडली नेचर थी। इसने गुस्से से इसके हाथ से नोट्स लिए। तुम क्या इसकी फूफू की बेटी लगती हो जो तुम्हें पकड़ा दिए, या मैं फिर कोई ड्रैकुला हूँ जो इसका खून पी जाऊंगी? मुझे खुद आकर नहीं दे सकता था? वो गुस्से से समन पर बरसी। अरे यार इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? मैं तो फोटोकॉपी शॉप गई थी, वहां वो खड़ा था, नोट्स फोटोकॉपी करवा रहा था। फिर इसने मुझे देते हुए कहा कि तुम्हें दे दूं। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? यमुना ने इसे कुछ देर पहले का वाकया मनो अन सुनाया। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अगर इसे अपने नोट्स फोटोकॉपी करवाकर मुझे देने की बात अच्छी नहीं लगी थी तो वो सर को कह देता। मुझ पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी? और इसकी हरकत को किसी और रंग में ले गई थी। अरे नहीं यार, वो बहुत हेल्पफुल बंदा है, बस जरा लड़कियों से एलर्जिक है। इसने फौरन यमुना की गलत फहमी दूर करना चाही। तो सर ने कौन सा कहा था कि मुझे गोद ले ले? इससे 4 कदम के फासले पर चल रही थी और अगर सर ने कहा होता तो कभी भी इसके साथ ना जाती। मैं भी लड़कों से इसी कदर एलर्जिक हूँ। यमुना का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था और इसकी बातों पर समन को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल लग रही थी। हाँ, ना जाने कौन खुशनसीब होगी जिसे वो गोद में उठाएगा। समन की आंखें भरने पर यमुना ने कुफ्फत से इसे देखा। तुम जैसी लड़कियों ने ही इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचाया हुआ है, वरना है ही क्या इसमें। हम पुपाइदा सीलर जैसी नाक वाला। यमुना ने क्लास में दाखिल होते विधान को देखते हुए गुस्से से कहा, हाँ 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 यार, अब ऐसे तो ना कहो, इतनी क्यूट नाक है इसकी। समन ने कह के होता हुआ, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अरसे में हमने चले ही जाना है यहाँ से। इसने अपनी तरफ से तसल्ली देने की कोशिश की। हंकार भरा वो उठकर बैठा। मुस्बा भी पास बैठी
تھی، کچھ تو بتائیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ سفیر کو کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ سر جھکایا اس نے بتایا اور کہتے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کیا جو بھائی جیسے دوست کے بچھڑنے کا ہی سوچ کر نم ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مصباح نے دل تھام لیا۔ سفیر نے بھائیوں جیسا تھا، بھابھی بھابھی کہتے زبان نہیں سوکھتی تھی اس کی۔ یہ کب پتہ چلا آپ کو؟ نم آنکھوں سے پوچھا۔ کچھ دن سے طبیعت بہت خراب تھی اس کی، میں نے اسے چیک اپ کروانے کا کہا۔ جب رپورٹس آئیں تو تفصیل بتاتے اس نے آخر میں ضبط کیا۔ پھر میں نے 2-3 اور سرجن سے کنسلٹ کیا، سب کی ایک ہی رائے ہے کہ بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ دفع کریں ان ڈاکٹرز کو، وہ اللہ ہے نا۔ مصباح کا تو رما سفیر کی بیوی کے بارے میں سوچ کر ہی دل پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں شدید محبت تھی مگر ہم حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے، خلیل بے بسی سے کہا۔ اسے سب سے زیادہ ٹینشن اپنی بیٹی کی ہے۔ ظاہر ہے باپ ہے، اور منہ کو تو رکھا بھی انہوں نے شہزادیوں کی طرح ہے۔ منہ ان سب کو بھی بہت پیاری تھی، سنجیدہ سی، ذمہ دار سی بچی جب ان کے ہاں آتی مصباح کے کتنے ہی کام کر جاتی۔ میں اب ایک بات سوچ رہا ہوں، بلکہ سوچ چکا ہوں، تم سے مشورہ چاہیے، خلیل نے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم کریں۔ وہ ایسے ہی تھی، کبھی ان کی کسی بات سے انکار نہ کرنے والی۔ اگر ہم منہ کو ودی کے لیے مانگ لیں، میری شروع سے ہی یہ خواہش ہے، اور اب تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک ودی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم تو باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی پڑھائی پوری کر کر آ جائے گا، ساتھ ہی ہم منہ کو بلا لیں گے، اور سفیر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ خلیل کا فیصلہ سن کر مصباح مسکرائی۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں کب سے یہ سوچ رہی تھی، مگر ہمیں بچوں سے پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ اب وہ دور نہیں کہ بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی زندگی کے معاملات طے کر دیے جائیں۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ کہاں ہے وہ؟ مصباح کی بات کی تائید کرتے ہوئے اس نے ودی کے بارے میں پوچھا۔ ابھی اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہا ہے، رات کے کھانے کے بعد، اور میں اور آپ اس سے پوچھ لیں گے۔ مصباح کی بات اس کے دل کو ٹھیک لگی، مطمئن ہو کر لیٹ